जब भी हम डेवलपमेंट या विकास की बात करते हैं तो क्या ख्याल आता है? शायद ऊंची ऊंची इमारतें, बड़ी बड़ी गाड़ियां और खूब सारा पैसा। पर क्या विकास का असली मतलब बस यही है? और एक इससे भी बड़ा सवाल है, जिस रफ्तार से हम सब आगे बढ़ रहे हैं, क्या वो हमेशा ऐसे ही चलती रह सकती है? चलिए आज इसी पर थोड़ी गहराई से बात करते हैं। तो सबसे पहला सवाल तो यही है कि आखिर हम किस बेसिस पर कहते हैं कि कोई देश डेवलप्ड है? क्या ये सिर्फ उस देश की इकोनॉमी का साइज है या फिर कुछ और भी है? देखिए, आमतौर पर जो सबसे पहला जवाब मन में आता है वो है पैसा, मतलब पर कैपिटा इनकम। लेकिन क्या किसी देश की तरक्की को सिर्फ पैसे से तौलना सही है? आइए देखते हैं। ठीक है, तो चलिए इस सोच से थोड़ा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि पर कैपिटा इनकम के अलावा विकास के और कौन-कौन से पहलू हो सकते हैं। देखिए, ये बात तो सही है कि इनकम जरूरी है, लेकिन सिर्फ इनकम को ही डेवलपमेंट का पैमाना मान लेना, ये तो वैसा है जैसे हम एक बहुत बड़ी तस्वीर का बस एक छोटा सा हिस्सा देख रहे हों। ये एक अधूरा सच है जो हमें पूरी कहानी कभी नहीं बताता। तो फिर असली तस्वीर क्या है? असल तस्वीर में लोगों की जिंदगी भी शामिल होती है। उनकी हेल्थ कैसी है, उन्हें कितनी एजुकेशन मिल रही है। सच पूछें तो ये चीजें पैसे से कई ज्यादा मायने रखती हैं। मतलब विकास का मतलब सिर्फ कमाना नहीं, बल्कि एक बेहतर और स्वस्थ जिंदगी जीना भी तो है। और पता है, इसी सोच को बेस बनाकर एक बेहतर पैमाना तैयार किया गया है। इसे हम कहते हैं मानव विकास सूचकांक या ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। तो ये HDI आखिर है क्या? असल में ये यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम यानी UNDP का बनाया हुआ एक इंडेक्स है। और ये इंडेक्स देशों को सिर्फ उनकी इनकम के आधार पर नहीं, बल्कि ओवरऑल ह्यूमन डेवलपमेंट के कई पैमानों पर रैंक करता है। तो ये HDI 3 मुख्य चीजों को देखता है। पहली है हेल्थ, जिसे हम लाइफ एक्सपेक्टेंसी से मापते हैं। मतलब जन्म के समय एक इंसान औसतन कितने साल जिएगा। दूसरी है एजुकेशन, यानी लोग औसतन कितने साल स्कूल गए हैं। और तीसरी चीज है स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, जिसे पर कैपिटा इनकम से मापा जाता है। अब आते हैं सबसे दिलचस्प हिस्से पर। इन आंकड़ों को जरा ध्यान से देखें। अगर हम सिर्फ पर कैपिटा इनकम देखें तो भारत श्रीलंका से पीछे है, लेकिन नेपाल और बांग्लादेश से तो आगे ही है। लेकिन जैसे ही हम लाइफ एक्सपेक्टेंसी और असली HDI रैंक पर नजर डालते हैं ना, पूरी कहानी ही पलट जाती है। और यही बात सबसे चौंकाने वाली है। हमारे पड़ोस में एक छोटा सा देश श्रीलंका हमसे कितना आगे है। और कमाल की बात तो ये है कि नेपाल और बांग्लादेश जैसे देश, जिनकी पर कैपिटा इनकम भारत से कम है, वहां के लोग हमसे लंबा जीवन जी रहे हैं। इससे एक बात तो बिल्कुल साफ हो जाती है, विकास सिर्फ पैसे का खेल नहीं है। अच्छा, तो हमने विकास को नापने का एक बेहतर तरीका तो देख लिया, लेकिन अब एक और भी गहरा सवाल हमारे सामने आता है। क्या हमारा विकास का ये जो मॉडल है, ये सस्टेनेबल है? क्या ये हमेशा टिक सकता है? जरा सोचिए, क्या हो अगर हम जिस तरह से आज तरक्की कर रहे हैं, वो भविष्य में कायम ही न रह पाए? 20वीं सदी के मध्य से ही वैज्ञानिक हमें लगातार चेतावनी दे रहे हैं कि हमारे विकास का तरीका सस्टेनेबल यानी टिकाऊ नहीं है। चलिए, इसका पहला उदाहरण देखते हैं। ग्राउंड वाटर यानी भूजल। भारत के कई हिस्सों में जमीन के नीचे का पानी एक बहुत बड़े खतरे में है। क्यों? क्योंकि हम उसका जरूरत से बहुत ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं। और आंकड़े सच में डराने वाले हैं। सोचिए, पिछले सिर्फ 20 सालों में देश के कई इलाकों में जमीन के नीचे पानी का लेवल 4 मीटर से भी ज्यादा गिर चुका है। ये एक मंजिला इमारत की ऊंचाई से भी ज्यादा है। और ये कोई एक दो जगहों की बात नहीं है। ये गिरावट देश के करीब 300 जिलों में दर्ज की गई है। मतलब ये समस्या कितनी बड़ी और फैली हुई है, इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। और अगर हम इसी तरह से पानी का इस्तेमाल करते रहे तो अगले 25 सालों में देश का 60% हिस्सा भूजल का जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल कर रहा होगा। ये एक बहुत ही गंभीर चेतावनी है। देखिए, इस प्रॉब्लम को समझने के लिए हमें दो तरह के रिसोर्सेज के बीच का फर्क समझना होगा, रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल। रिन्यूएबल रिसोर्सेज वो हैं जैसे भूजल, जिन्हें नेचर फिर से भर देती है। लेकिन नॉन रिन्यूएबल जैसे कच्चा तेल एक बार खत्म हो गए तो मतलब हमेशा के लिए खत्म। और हमारा दूसरा बड़ा उदाहरण यही है, कच्चा तेल यानी क्रूड ऑयल। हमारी पूरी मॉडर्न दुनिया इसी पर तो निर्भर है, लेकिन इसका भंडार लिमिटेड है, हमेशा के लिए नहीं है।
ये स्लाइड हमें असली तस्वीर दिखाती है। अगर हम आज की ही रफ्तार से तेल निकालते रहे तो पूरी दुनिया का तेल का भंडार सिर्फ 47 सालों में खत्म हो जाएगा। अमेरिका के पास तो बस 10.5 साल का तेल बचा है। ये आंकड़े बताते हैं कि हमारी ये जो तरक्की है ये कितने कमजोर धागे से बंधी हुई है। तो ये सब हमें कहाँ ले जाता है? ये हमें हमारी जिम्मेदारी की ओर ले जाता है, आने वाली पीढ़ियों के प्रति हमारी जिम्मेदारी। और सबसे जरूरी बात यह है कि पर्यावरण को जो नुकसान होता है वो किसी देश की सरहदों को नहीं मानता। प्रदूषण, क्लाइमेट चेंज, ये सब ग्लोबल समस्याएं हैं। इसका सीधा मतलब है कि हम सबका भविष्य एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। और आखिर में एक बहुत ही गहरी बात है जिस पर हम सबको सोचना चाहिए। ये दुनिया हमें हमारे पूर्वजों से विरासत में नहीं मिली है, बल्कि ये आने वाली पीढ़ियों की अमानत है जिसे हमने उनसे उधार लिया है। तो सवाल बस इतना है कि हम उन्हें ये दुनिया किस हाल में लौटाएंगे। तो चलिए आज इसी सवाल को समझते हैं कि जब हम कहते हैं कि कोई देश डेवलप्ड है तो इसका असली मतलब क्या होता है। इसे समझने के लिए चलिए एक बहुत ही सिंपल सा उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए एक क्लासरूम में एक टीम चुननी है। अब देखिए सबसे अच्छा स्टूडेंट कौन है। ये तो इस बात पर निर्भर करेगा कि टीम किस लिए बन रही है ना? स्पोर्ट्स टीम के लिए एक अच्छा एथलीट चाहिए होगा और डिबेट टीम के लिए एक अच्छा वक्ता। दोनों की खूबियां बिल्कुल अलग अलग हैं। ठीक इसी तरह जब हम देशों की आपस में तुलना करते हैं तो सबसे आम तरीका जो इस्तेमाल होता है वो है पैसा, यानी उनकी इनकम। और खास तौर पे एक चीज देखी जाती है जिसे कहते हैं पर कैपिटा इनकम, यानी प्रति व्यक्ति आय। सुनने में भारी लगता है पर इसका सीधा सा मतलब है उस देश में हर इंसान औसतन कितना कमाता है। और जानते हैं वर्ल्ड बैंक जैसी बड़ी बड़ी संस्थाएं इसी एक नंबर के आधार पर देशों को अमीर या कम आय वाली कैटेगरी में डाल देती हैं। तो ये एक बहुत ही जरूरी पैमाना माना जाता है। लेकिन क्या कहानी इतनी सीधी है? असल में मजेदार बात तो यही है कि ये जो एवरेज या औसत का आंकड़ा है ना, ये अक्सर एक बहुत बड़ी और उलझी हुई सच्चाई को छुपा लेता है। चलिए इसे एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए हमारे पास दो देश हैं। देश ए जहां सबको बराबर का मौका मिला है, सबके पास अपनी अपनी कुर्सी है, और दूसरा है देश बी जहां एक इंसान के पास सारी कुर्सियां हैं और बाकी लोग बस खड़े हैं। अब अगर हम इनके इनकम के आंकड़ों को देखें तो देश ए में 5 नागरिक हैं और सबकी इनकम लगभग बराबर है। वहीं देश बी में 4 लोग बहुत ही कम कमाते हैं और 5वां व्यक्ति वो तो बेतहाशा अमीर है। पर यहाँ आता है कहानी में ट्विस्ट। अगर हम इन दोनों देशों की औसत आय यानी पर कैपिटा इनकम निकालें तो वो बिल्कुल एक जैसी है, 10,000 रुपए। तो सवाल ये उठता है कि क्या हम कह सकते हैं कि दोनों देश बराबर विकसित हैं? क्या दोनों जगह लोगों की जिंदगी एक जैसी होगी? बिल्कुल नहीं, है ना? चलिए अब इस काल्पनिक कहानी से बाहर निकलकर अपने ही देश भारत का एक असली उदाहरण देखते हैं। ये एक मजेदार पहेली की तरह है। तो हमारे सामने 2 राज्य हैं, हरियाणा और केरल। अगर हम सिर्फ प्रति व्यक्ति आय को देखें तो आंकड़े साफ बताते हैं कि हरियाणा की औसत आय केरल से काफी ज्यादा है, यानी कागज पर हरियाणा ज्यादा अमीर है। तो लॉजिक तो यही कहता है कि हरियाणा ज्यादा डेवलप्ड स्टेट होना चाहिए, सही कहा ना? लेकिन रुकिए, जैसे ही हम इनकम के अलावा कुछ और देखते हैं, जैसे कि शिशु मृत्यु दर, यानी हर 1000 बच्चों में से कितने अपना पहला जन्मदिन नहीं देख पाते, तो तस्वीर पूरी तरह बदल जाती है। यहाँ केरल हरियाणा से कहीं कहीं बेहतर है। तो अब ये पहेली और गहरी हो जाती है। ऐसा कैसे हो सकता है कि एक ज्यादा अमीर राज्य में स्वास्थ्य जैसी जरूरी चीजों के नतीजे इतने खराब हों? वेल, इस पहेली का जवाब उन चीजों में छिपा है जो पैसा होते हुए भी कोई इंसान अकेले अपने लिए नहीं खरीद सकता। जैसा कि बहुत खूब कहा गया है, जेब में रखा पैसा वो सभी सामान और सेवाएं नहीं खरीद सकता जो एक अच्छी जिंदगी जीने के लिए जरूरी हैं। मतलब पैसा ही सब कुछ नहीं है। और यहीं पर काम आती हैं सार्वजनिक सुविधाएं, यानी पब्लिक फैसिलिटीज। ये वो चीजें हैं जो सरकार या समाज मिलकर सबके लिए मुहैया कराता है, जैसे अच्छे स्कूल और अस्पताल। जरा सोच कर देखिए, क्या कोई अपनी जेब में रखे पैसों से अपने लिए प्रदूषण मुक्त हवा खरीद सकता है, या बिना मिलावट वाली दवाएं, या फिर किसी फैलने वाली बीमारी से खुद को बचा सकता है?
नहीं, ये तभी मुमकिन है जब पूरा समाज, पूरा समुदाय सुरक्षित हो। केरल के बेहतर नतीजों का यही राज है। वहाँ की सरकार ने बेहतर पब्लिक हेल्थ और एजुकेशन सिस्टम में निवेश किया है, जिसका फायदा हर एक नागरिक को मिलता है। तो अब हम समझ सकते हैं कि डेवलपमेंट को मापने का एक बेहतर तरीका क्या हो सकता है। तो वापस अपनी क्लास वाली बात पर आते हैं। किसी देश को सिर्फ इनकम के आधार पर आंकना बिल्कुल वैसा ही है जैसे किसी स्पोर्ट्स टीम को सिर्फ उनके एग्जाम के मार्क्स देखकर चुन लेना। ये तो गलत पैमाना हुआ ना। सच्चे विकास या ट्रू डेवलपमेंट का मतलब है कि उस देश के सभी नागरिकों की जिंदगी बेहतर हो, उनकी सेहत अच्छी हो, उन्हें अच्छी शिक्षा मिले, न कि सिर्फ देश की औसत आय ज्यादा हो। तो ये चर्चा हमें एक आखिरी सवाल पर लाकर छोड़ती है। अगर सिर्फ पैसा नहीं, तो किसी देश की तरक्की के असली रिपोर्ट कार्ड में और क्या-क्या होना चाहिए? विकास, ये शब्द हम सबने सुना है ना? पर क्या कभी रुककर सोचा है कि इसका असली मतलब क्या है? तो चलिए आज इसी को डिकोड करते हैं, खास तौर पर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, और समझते हैं कि ये हमारे लिए और देश के लिए असल में क्या मायने रखता है। ठीक है, तो आज के सफर में हम क्या क्या देखने वाले हैं। हमने इसे 5 मेन हिस्सों में बांटा है। विकास क्या है, कैसे अलग अलग लोगों के लिए इसके मायने अलग हैं, ये कब प्रगति और कब समस्या बन जाता है, ये पैसे से बढ़कर क्यों है, और आखिर में एक देश का विकास कैसे होता है। तो सबसे पहला सवाल, आखिर ये विकास है क्या? देखिए, ये कोई मुश्किल कॉन्सेप्ट नहीं है। सच तो ये है कि ये हमेशा से हमारी बेहतर जिंदगी की चाहत और हमारे सपनों से ही जुड़ा हुआ है। इसको समझने के लिए चलिए एक सवाल खुद से पूछते हैं। आखिर प्रगति का मतलब है क्या? कैसी दिखती है एक बेहतर जिंदगी? क्या ये सबके लिए एक जैसी होती है? असल में ये 2 चीज़ों का मिक्स है। एक तो ये कि हम खुद के लिए कैसी जिंदगी चाहते हैं, और दूसरा हम सब मिलकर अपने देश को कैसा देखना चाहते हैं। इसमें बराबरी का सवाल है, साथ मिलकर रहने का सवाल है। ये सब विकास का ही हिस्सा है। अच्छा, अगर हम सब प्रगति चाहते हैं तो इसका मतलब क्या ये है कि हम सब एक ही चीज चाहते हैं? शायद नहीं। और बस यहीं से ये पूरा आइडिया और भी इंटरेस्टिंग हो जाता है, क्योंकि विकास का मतलब हर किसी के लिए अलग अलग होता है। इस तस्वीर को देखिए जरा। एक ही सड़क है, लेकिन इस पर चलने वाले हर इंसान के सपने, उनकी मंजिलें अलग अलग हो सकती हैं। जो शख्स कार में है उसकी ज़रूरतें, और जो साइकिल पर है उसकी ज़रूरतें यकीनन अलग होंगी। तो विकास का मतलब भी तो दोनों के लिए अलग होगा, है ना? और ये सिर्फ कोई पसंद नापसंद की बात नहीं है। हमारी जिंदगी के हालात तय करते हैं कि हमारे लक्ष्य क्या होंगे। जैसे एक भूमिहीन मजदूर है, उसका सपना क्या होगा? बेहतर मजदूरी, रोज काम। वहीं एक अमीर किसान, वो अपने बच्चों को विदेश भेजने के बारे में सोच रहा है। देखिए, विकास तो दोनों चाहते हैं, पर दोनों के लिए उसके मायने कितने अलग हैं। तो यहां से हमें पहली और सबसे जरूरी बात पता चलती है कि विकास की कोई एक सिंगल परिभाषा नहीं हो सकती, हो ही नहीं सकती, क्योंकि हम सबकी जरूरतें और ख्वाहिशें अलग हैं। पर कहानी में एक और ट्विस्ट है। कभी कभी ये जो अलग अलग लक्ष्य है ना, ये सिर्फ अलग नहीं होते, बल्कि एक दूसरे के खिलाफ खड़े हो जाते हैं, एक दूसरे से टकराते हैं। चलिए एक बहुत ही कॉमन सा उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए देश में इंडस्ट्रीज को ज्यादा बिजली चाहिए। अब इसके लिए क्या किया जाए? एक जवाब आता है, और ज्यादा डैम बनाए जाएं। लेकिन सोचिए, वही डैम जो शहर में बिजली लाएगा, वो किसी गांव की जमीन, किसी के घर को हमेशा के लिए डुबो सकता है। जो आदिवासी वहां सदियों से रह रहे हैं, उनकी पूरी जिंदगी उथल पुथल हो जाती है। और तभी हमें ऐसे विरोध प्रदर्शन देखने को मिलते हैं। और यहीं पर हमें दूसरा और शायद सबसे जरूरी सबक मिलता है कि जो एक के लिए विकास है, वो दूसरे के लिए विकास हो ये जरूरी नहीं, बल्कि वो उसके लिए बर्बादी का कारण भी बन सकता है। तो क्या डेवलपमेंट का मतलब सिर्फ और सिर्फ पैसा है, ज्यादा इनकम, ज्यादा सामान? इन सब सवालों का एक ही जवाब है, नहीं, बिल्कुल नहीं। विकास इससे कहीं बढ़कर है। एक सिचुएशन इमेजिन कीजिए। किसी को 2 जॉब ऑफर्स मिलते हैं। एक में सैलरी बहुत ज्यादा है, पर जॉब सिक्योरिटी 0 है। दूसरी में सैलरी कम है, पर नौकरी पक्की है, एक सुकून है, सुरक्षा की भावना है। तो फैसला क्या सिर्फ सैलरी देखकर होगा? नहीं ना। असल में हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है, वो इन सब चीजों का एक मिक्सचर होती है। बेहतर इनकम के साथ साथ बराबरी का व्यवहार, आज़ादी, सुरक्षा और सम्मान भी चाहिए। और सच तो यह है कि कई बार ये सब चीजें पैसे से भी ज्यादा जरूरी हो जाती हैं। चलिए, अब तक तो बात हुई एक इंसान की,
पर जब हम इसी आइडिया को पूरे देश के लेवल पर देखते हैं तो तस्वीर कैसे बदलती है? तो देखिए, नेशनल डेवलपमेंट का असली चैलेंज यही है कि इतने सारे अलग अलग और कभी-कभी एक दूसरे से टकराने वाले आइडियाज़ के बीच में एक बैलेंस कैसे बनाया जाए, एक ऐसा रास्ता कैसे चुना जाए जो देश के ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के लिए फ़ायदेमंद हो। और एक बात याद रखनी बहुत ज़रूरी है, आज हम जो भी हैं और भविष्य में जो बनना चाहते हैं वो सब हमारे इतिहास से, हमारे अतीत के अनुभवों से जुड़ा है। अपने पास्ट को समझे बिना हम एक बेहतर फ्यूचर की उम्मीद नहीं कर सकते। तो आखिर में हम उसी सबसे बड़े सवाल पर लौट आते हैं कि अगर सबके लक्ष्य अलग हैं और कभी-कभी एक दूसरे के खिलाफ भी हैं, तो फिर सबके लिए एक सही और एक बराबर का रास्ता क्या हो सकता है? और शायद इसी सवाल का जवाब ढूंढना ही नेशनल डेवलपमेंट की असली और सबसे बड़ी